नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं ऋचा पाठक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। पिछली वीडियो में मैंने व्यक्तित्व विकृति क्या है उसके विषय में बताया था और ये बताया था कितने प्रकार के व्यक्तित्व विकृति होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 10 प्रकार के व्यक्तित्व विकृति होते हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, क्लस्टर ए, बी एंड सी। तो आज मैं जिस व्यक्तित्व विकृति के बारे में बात करने जा रही हूँ वो क्लस्टर बी से लिया गया है और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या व्यक्तित्व विकृति है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी विकृति क्या है, इसे कैसे पहचानें, इसका क्या समाधान है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो क्लस्टर बी में रखा गया है, पहले उसके अर्थों को समझिए। बॉर्डर लाइन कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी व्यक्तित्व विकृति है जिसमें साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच बॉर्डर लाइन है। यानी इसमें कुछ प्रवृत्ति जो होती है वो साइकोटिक होती है और कुछ न्यूरोटिक। चूँकि इसमें उनके व्यवहार संबंधी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे न सिर्फ वो अपने लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं बल्कि समाज के सामने भी एक समस्या, एक चुनौती बनकर सामने आ जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर इनकी जो समस्या है वो मूड स्विंग की है, जो कि साइकोटिक सिम्टम मूड स्विंग होते हैं और बहुत सस्पिशियस बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से इनमें कुछ साइकोटिक और कुछ न्यूरोटिक प्रवृत्ति पाई जाती है। इतना होने के बावजूद व्यक्तित्व विकृति चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसमें साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट से ज़्यादा साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें काउंसलिंग और विभिन्न प्रकार के स्पेसिफिक साइकोथेरेपी से इसको ठीक किया जा सकता है। अब हम जानते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है। अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें जो कॉमन बात होती है, अनस्टेबल इमोशन, अनस्टेबल रिलेशनशिप। यानी ऐसे व्यक्ति की स्थिरता रहती ही नहीं है। और सबसे मज़े की बात यह है कि उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होती है कि उनकी ये सोच उनके अंदर और उनके पूरे परिवार, उनके इन्वायरमेंट के अंदर कितनी प्रकार की समस्याओं को वो बढ़ा रही हैं, इस विषय में उन्हें ज़रा भी आभास नहीं होता है। अगर आम भाषा में कहा जाए आप कैसे पहचानोगे, तो इसमें कुछ कॉमन से प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे इनका व्यवहार अस्थिर होता है, जो सबसे चीज़ें हैं कि अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है, अस्थिर होता है, इसमें कभी भी स्थिरता नहीं आती है। इनका अंतर्व्यक्ति या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है वो बिल्कुल अस्थिर होता है, डवाडोल सा होता है। इनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है, सेल्फ हार्म करने की भी बहुत अधिक प्रवृत्ति होती है। इनमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी बहुत कमज़ोर होता है। तुरंत में इनको लगता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो बिल्कुल ही असमंजस की स्थिति में, कन्फ्यूजनल स्टेट में रहते हैं। और इनके विचारधाराओं में हमेशा अस्थिरता रहती है। अगर एक शब्द में कहा जाए या एक वाक्य में कहा जाए तो ये इनका बिहेवियर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है, जो इनके लिए भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपने देखा होगा। और ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 3% अधिक पाया जाता है, महिलाओं में कॉमन रूप से पाया जाता है। और जितने भी प्रकार के बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही नहीं, जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, उसको होने के लिए सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है 18 वर्ष से कम उम्र न हो। 18 वर्ष से ऊपर हो सकता है और 40-45 आते आते अपने आप धीरे धीरे ये ठीक होने लगता है। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं, उसमें जो विशेषकर महिलाएं होती हैं, वो अचानक आपका बहुत आदर सम्मान करने लगेंगी, अचानक से वो आपसे नफरत करने लगेंगी और मूड स्विंग बहुत ही तीव्रता से होती है उनमें। उनका एग्रेसिव बिहेवियर होता है, वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं। क्षण में देवता, क्षण में दानव, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या होगा। तो ये जो उनका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है, न सिर्फ उनके बल्कि परिवार के लिए भी बहुत ही प्रॉब्लम बढ़ा देता है। तो अगर इसको DSM-4 की क्राइटेरिया में हम देखना चाहें तो
कोई एक चीज़, जैसे कि वो उनका अनस्टेबल इमोशन है या उनका रिलेशनशिप सेटिस्फैक्टरी नहीं है या फिर वो उनका मूड स्विंग हो रहा है, कोई एक दो सिम्टम के आधार पे हम उन्हें डायग्नोज नहीं कर सकते। DSM-4 में टोटल 9 इसके लक्षण बताए गए हैं, जिनमें कम से कम 5 का होना ज़रूरी है। तो वो क्या है वो मैं आपको पॉइंट आउट करके बताती हूँ कि जो इसके जो मरीज होते हैं उनमें कम से कम उन 9 में से 5 का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला है फियर ऑफ अबैंडनमेंट, यानी कि उनके अंदर हमेशा ये फियर होती है कि लोग उन्हें त्याग रहे हैं, लोग उनका परित्याग कर रहे हैं, वो रिजेक्शन की फीलिंग से बहुत ग्रस्त होते हैं। कहने का मतलब ये कि पारिवारिक या समुदाय सहयोग मिलने के बावजूद उनके अंदर ये भावना हमेशा बनी रहती है कि लोग उन्हें तिरस्कृत कर रहे हैं, और ये भावना उनके इमोशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरा है अनस्टेबल रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते में स्थिरता उनकी होती ही नहीं है। क्षण में कुछ भाव होता है, क्षण में कुछ भाव बदल जाता है। ऐसे व्यक्ति जहाँ क्षण भर पहले जिस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी का आधार मानते हैं, खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी मानते हैं, हो सकता है 5 मिनट के बाद ही उन्हें वही रिश्ता उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा बोझ हो जाता है। उन्हें वो जीवन दूभर लगने लगता है कि इस व्यक्ति के साथ मैं कैसे रिश्ता निभा पाऊँगा। तीसरा है अनक्लियर ऑफ सेटिस्फाइंग सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज ही उनके लिए क्लियर नहीं होता है। वो हमेशा मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी भावना जब भी उसके अंदर आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी और असमंजस की स्थिति में होते हैं, और ये चीज़ें उन्हें कन्फ्यूजन स्टेट में ला देती है। चौथा है इम्पल्सिव सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। इम्पल्सिव बहुत अधिक होते हैं, और सिर्फ इम्पल्सिव ही नहीं होते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी उनका होता है। जैसे इसको आम भाषा में कि ऐसी जो महिलाएं होती है, स्पेशली चूँकि ये महिलाओं में अधिक पाया जाता है, ये सहजतापूर्वक असुरक्षित सेक्स बहुत करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा शराब, बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन। इन्हें जब भी, जो मैंने शुरू में कहा ना कि इनको रिजेक्शन की फीलिंग आती है, तो उसके लिए उनको लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, तो कोई भी अनजाना व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर उनको सेक्स भी ऑफर कर देता है तो वो उसके लिए ऐसा भी करने को तैयार होती है। उनकी ज़िंदगी कितनी असुरक्षित हो जाती है उन्हें पता नहीं है। वो अत्यधिक शराब पी सकते हैं, अत्यधिक ड्रग एडिक्शन की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है उनके बिहेवियर को डिस्ट्रक्टिव कर देती हैं, उनके इम्पल्स को बढ़ाने लगती हैं। इसके अलावा 5वां है सेल्फ हार्म, यानी कि ऐसे व्यक्तियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति और सिर्फ आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं, खुद को जोखिम में डालने की प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र होती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डराने के लिए करते हैं, कई बार ये आत्महत्या की प्रवृत्ति उनके जीवन को समाप्त भी कर देती है, क्योंकि वो इतने इम्पल्सिव होते हैं और इम्पल्सिव स्टेज में सही क्या है गलत क्या है वो नहीं समझ सकते हैं। और ये तो सबको पता है कि आत्महत्या जैसी जो मनोभावना है, अगर 2 से ढाई मिनट के इम्पल्स को कंट्रोल नहीं किया तो सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये इम्पल्सिव बिहेवियर उनको इस दशा में लाने में बहुत ही सहज रूप से सक्रिय योगदान देता है। इसके अलावा है एक्सट्रीम इमोशनल स्विंग, ये बहुत मायने रखता है बॉर्डर लाइन में, कि तुरंत में वो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा वाली बात है। तुरंत में वो खुश हो जाएंगे, तुरंत में नाराज, तुरंत में संतुष्ट, तुरंत में उनके जैसा कोई निराशावादी व्यक्ति है ही नहीं। उन्हें खुद भी नहीं होता। जैसे मूड डिसऑर्डर होता है तो उसमें अगर डिप्रेसिव फेज में है या उदास है तो कुछ महीने बाद मूड में चेंज आता है, तो फिर वो बहुत खुशी उनकी स्थिति आ जाती है। लेकिन इसमें नहीं हो सकता, मिनटों पहले आप बहुत ज़्यादा उल्लासित हैं, कुछ ही मिनट बाद आप बहुत उदासी में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इस डिजीज़ की इम्पॉर्टेंट सिम्टम में से आता है मूड स्विंग। उसके अलावा 7वां क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। इन सारे मनोभावों का इनके अंदर हमेशा खालीपन का एहसास होता है। ये बहुत इन्हें सूनापन महसूस होता है, भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करते हैं, इन्हें लगता है इनका कोई नहीं है। ये सारे फीलिंग्स जो है इनके फ्रस्ट्रेशन को, इनके इम्पल्स को बढ़ाता रहता है। 8वां है एक्सप्लोसिव एंगर। इनमें जो इम्पल्सिव बिहेव होता है, ये इम्पल्सिव बिहेव कभी कभी इनके एग्रेशन को इस हद तक बढ़ा देता है कि विस्फोटक क्रोध की स्थिति आ जाती है। ये विस्फोटक स्थिति न सिर्फ इनको हार्म पहुंचाती है, इनके माहौल, इनके जो निकट के व्यक्ति हैं, इनके रिश्तों को सबको दांव पे लगा देती है। और लास्ट
फीलिंग सस्पिशियस और आउट ऑफ टच विथ रियलिटी। ये जो सिम्टम है, ये साइकोटिक सिम्टम आता है कि इन्हें हमेशा शंका की स्थिति होती है, हमेशा अपने लाइफ पार्टनर पर शक करती हैं। अगर वो मुस्कुरा के बात करते हैं तो उन्हें शक होता है कि आज रोज़ तो मुस्कुराते नहीं थे, आज क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कहीं कुछ मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं। अगर वो उनकी फ़ोन का जवाब नहीं देते हैं तो वो कहानियाँ गढ़ने लगती हैं कि ज़रूर वो वहाँ किसी को प्रपोज कर रहे होंगे या किसी के साथ इन्वॉल्व होंगे। वो मुझे मतलब एक छोटी सी बात से वो सस्पिशन का उनका इतना ताना बाना बढ़ जाता है कि लंबी चौड़ी कहानी हो जाती है। उसका जैसे ही हस्बैंड ऑफिस से घर आता है, बहुत ही विस्फोटक स्थिति आ जाती है और कई बार तलाक जैसी स्थिति आ जाती है इस तरह के बिहेवियर के बार बार होने के कारण। और उन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वास्तविकता से, वो रियलिटी से वो बिल्कुल हट गए हैं। वो वातावरण से अपने आप को टच महसूस नहीं कर पाते। उनको लगता है कि उनके अंदर कोई और है। इस तरह तरह की एबनॉर्मल फीलिंग उनके अंदर आने लगती है। तो इन 9 लक्षणों में से अगर कम से कम 5 लक्षण है तब आप डायग्नोस कर सकते हैं कि आप बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हैं। लेकिन अगर 5 से कम है तो हम, या और 18 से उम्र कम हो तो हम इसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहचान। अब इसका ट्रीटमेंट, इसमें दवाइयों की भूमिका तब होती है जब बहुत क्रॉनिक स्टेज है, यानी जब उनमें बहुत मैनिक वाले भी सिम्टम्स आते हैं तो उसमें मूड स्टेबलाइजर भी देना होता है, इसमें एंटी डिप्रेसेंट भी दिया जाता है, इसमें एंजियोलाइटिक भी। लेकिन बहुत जब सीवियर केस है, शुरुआती तौर पे अगर ऐसा है तो हम इसको सिर्फ साइकोथेरेपी से 100% अच्छा कर सकते हैं। और साइकोथेरेपी में भी एक स्पेसिफिक साइकोथेरेपी होती है जिसके द्वारा इस बीमारी का समाधान होता है, जिसे हम DBT यानी डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी में हम 2-3 चीज़ों का ध्यान देते हैं। इसमें मरीज जो है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है कि माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है आपको सजगता, आप अभी वर्तमान में जो है उसके प्रति आपके अंदर सजगता रहती है। लोगों ने क्या कहा, उसका क्या उत्तर होगा, ये नहीं कि आप सक्रिय ना हो। तो आपको माइंडफुलनेस सिखाया जाता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी एक आता है जो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। दूसरा है इमोशन रेगुलेशन करना सिखाया जाता है। जो इमोशन आपका एकदम फ्लक्चुएट हो रहा है, तुरंत ऊपर तुरंत नीचे, तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इस तकनीक को इस थेरेपी द्वारा बताया जाता है। और तीसरा डिस्ट्रेस टॉलरेंस आपके अंदर डेवलप की जाती है, क्योंकि डिस्ट्रेस का टॉलरेंस पावर आपके अंदर नहीं है, तभी आप इम्पल्सिव हो रहे हो, तभी आप एग्रेसिव हो रहे हो। तो स्पेसिफिकली DBT के द्वारा इस समस्या का बहुत अच्छे से समाधान किया जाता है। इसके अलावा DBT जो है थेरेपी, वो स्पेसिफिक सीरियस, जैसे बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी है इस टाइप के, तो उसमें ये बहुत कारगर साबित होता है। इसके साथ साथ अगर निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए साथ में CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये था बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, लक्षण से समझें और इसका समाधान क्या है। आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसमें ये सारी समस्याएं हैं तो उसको उसकी बदमाशी न समझ के उसकी समस्या समझिए। और ये एक बात मैं और बताना चाहूँगी, ये थेरेपी तभी कारगर साबित होगी जब वो व्यक्ति रियलाइज़ करे कि उसे प्रॉब्लम है, क्योंकि समाधान उसे ही करनी है। तो अगर मरीज रियलाइज़ करता है तो आधी समस्या का समाधान ऐसे हो जाता है और इस ट्रीटमेंट के द्वारा 100% वो ठीक हो सकता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के काम आ सके। धन्यवाद।